Assalamu alaikum everyone. I'm Naila Rizwan, speech and language pathologist and director of Wellbeing Center. जी आज सोसाइटी अवेयरनेस प्रोग्राम में हम आपको लाइव ज्वाइन किए हुए हैं और आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ जिन्होंने अपनी बहुत सी मसरूफियत में से हमारे लिए कुछ मिनट निकाले हैं और स्पेशली सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए हमारा साथ दिया है उन्होंने। स्पेशली यहाँ मैं बात करूँगी जब भी हम स्पीच की दुनिया की बात करते हैं तो सर नासिर, मैम आयशा, मैम फायजा बदर और मैम सदफ नवीन जैसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनके हर लफ्ज़ से हम गाइडलाइन लेते हैं और सीखते हैं। स्पेशली आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया, हमारी रिक्वेस्ट को उन्होंने कंसिडर किया और कुछ बहुत अहम क्वेश्चन के वो आंसर करेंगे जिससे मैं, आप और हमें सुनने वाले सब मुस्तफीद होंगे इंशाल्लाह। मैं वेलकम करती हूँ। उससे पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन बयान करना चाहती हूँ उनका। ही इज़ वेरी सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट, बहुत अच्छे टीचर हैं और स्पेशली पीएचडी स्कॉलर हैं रिहैब साइंसेस के, और जितनी भी उनकी मैं तारीफ करूँ स्पेशली बहुत कम है। और स्पेशली इस पेंडेमिक में अगर मैं ये बात करूँ कि हम जैसे लोग जो काफ़ी ज़्यादा दूर थे अपने सीनियर से, तो इस सर्कल में जब हम सोसाइटी में वर्क के लिए निकलते हैं और इनसे गाइडलाइन लेते हैं तो एक ही प्लेटफॉर्म पे जब मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा इनसे लर्न करते हैं। आप लोग भी यकीनन इंतज़ार कर रहे होंगे, थोड़ा सा हम भी लेट हो गए हैं, सो हम वेलकम करते हैं सर नासिर को। अस्सलाम थैंक यू वालेकुम सर, वेरी मच। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से सर। थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है आप जैसे सीनियर्स की कि आप अपना कीमती टाइम हमें देते हैं और स्पेशली हमें नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को आप दे रहे होते हैं। वेलकम, मोस्ट वेलकम। सर हम आपसे बिल्कुल सीखना चाहते हैं और स्पेशली आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मुनफरिद है जिससे मैं भी सामना कर रही हूँ, हमारे स्पीच थेरेपिस्ट, हमारे क्लाइंट, ईच एंड एवरी पर्सन जो है इसका सामना कर रहा है और बहुत बड़े पेंडेमिक से हम गुजर रहे हैं और इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे। और ओबियसली इंशाल्लाह आफ्टर दिस डिस्कशन हम यकीनन एक कंक्लूजन पे निकलेंगे कि किस तरीके से हम अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं, अपने क्लाइंट को रख सकते हैं इंशाल्लाह सर, मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा। सर सबसे पहले तो मैं पूछूंगी कि कौन-कौन से बैरियर्स का हमें सामना करना पड़ रहा है? ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन आ गई है, कतई हम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे और स्पेशली बीइंग अ स्पीच थेरेपिस्ट जब हम बात करते हैं तो हमें अपने क्लाइंट को वन टू वन जब अटेंड करना पड़ता है, हमारे सामने होता है, स्पेशली इसमें बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, या अगर हम स्ट्रोक की भी बात करें तो हम उन्हें एक्सरसाइजेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बैरियर्स का इशू आ जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग का मसला आ जाता है। तो सर कैसे पॉसिबल है कि हम इन चीज़ों को मेंटेन रखें? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। First of all, I would like to thank you very much for inviting me. That is a wonderful topic you have selected. कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 जब से आया है इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। जहाँ इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है वहाँ पे पूरी दुनिया की जो एक्टिविटीज थी ना सिर्फ इसने उसकी रफ्तार को कम किया है बल्कि एक हद तक उनकी तमाम एक्टिविटीज को रोक दिया है। हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे इस चीज़ को। तो जब ये एक्टिविटीज को स्टॉप किया तो वहाँ पे हमारी जो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज थी वो भी बहुत बुरे तरीके से मुतासर। अगर मैं स्पीच थेरेपी की बात करूँ तो इस टाइम जो करंट सिचुएशन है इसमें जो स्पीच थेरेपी की क्लिनिक है जो इधर जितने भी प्राइवेट सेक्टर में वो ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं। और अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूँ तो गवर्नमेंट सेक्टर में इस टाइम जो है वो सिर्फ जो प्रायोरिटी दी जा रही है वो कोरोना के पेशेंट को दी जा रही है, कोविड-19 पेशेंट को दी जा रही है। और इसके अलावा जितने भी जो पेशेंट थे डिसऑर्डर्स के थे उनको उस तरीके से डील या ट्रीट नहीं किया जा रहा जिस तरह कोविड-19 से पहले इनको ट्रीट किया जा रहा था। अब स्पीच थेरेपी की जो फैसिलिटी है कोविड-19 के होते हुए अब हम उस तरीके से नहीं दे सकते जिस तरीके से पहले हम दे रहे थे। अगर हम 26 फेब से पहले की बात करें जब कोरोना वायरस नहीं था तो हम पेशेंट को बहुत ओपनली ट्रीट कर रहे थे और हम सोसाइटी को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे।
लेकिन उस टाइम जो है हम 1-to-1 बेसिस पे भी पेशेंट को अटेंड कर रहे थे, डेली हम पेशेंट को अटेंड कर रहे थे, रेगुलर स्पीच थेरेपी हो रही थी, इसके अलावा ग्रुप सेशंस भी हम दे रहे थे और हमारा पेशेंट्स के साथ का बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट हुआ करता था। लेकिन जो करंट कंडीशन है इसमें अगर हम देखें तो ना 1-to-1 बेसिस पे पेशेंट को अटेंड किया जा रहा है, रेगुलर थेरेपी तो बहुत दूर की बात है, और ग्रुप सेशन की अगर हम बात करें, ग्रुप सेशन भी उस तरीके से नहीं हो रहे जिस तरह पहले होते थे, बल्कि हो ही नहीं रहे। तो अगर हम क्लोज कॉन्टैक्ट की बात करें तो हर बंदा क्लोज कॉन्टैक्ट को अवॉइड कर रहा है। WHO की भी रिकमेंडेशन है कि आप जो क्लोज कॉन्टैक्ट है उसको अवॉइड करें। जहाँ पे पेशेंट परेशान है, पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट के लिए बहुत परेशान है, वहाँ पे जो थेरेपिस्ट है वो भी हेजिटेट कर रहा है इस टाइम हमें कोई ऐसी इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए ताकि हम सोसाइटी को ये सर्विस प्रोवाइड कर सकें। बिल्कुल सर, बहुत से बैरियर्स आ गए हैं, एग्ज़ैक्ट आपने सही कहा, स्पेशली जहाँ हम जो सर्विसेज़ दे रहे थे वाक़ई उसको हम वैसे नहीं दे पा रहे हैं। सर लेकिन इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है? अब अगर हम बात करें तो किस तरीके से हम खुद को भी प्रोटेक्ट रख सकते हैं और क्लाइंट को भी रख सकते हैं? इन दोनों चीज़ सिचुएशन को कैसे कोप कर सकते हैं सर? देखिए, जहाँ पे आप सोल्यूशन की बात करेंगी ना, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोटेक्शन की बात करनी है कि आपने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, पेशेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद हुँ, सोल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। क्योंकि हर बंदा जो है उसके साथ बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी होती हैं, तो हमें हर बंदे को, थेरेपिस्ट ने अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है, वहाँ पे जो पेशेंट है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। अगर मैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बात करूं तो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं इस टाइम वो पीपीई किट प्रोवाइड कर रहे हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज वेरी नेसेसरी। अगर मैं NIRM की बात करूं, NIRM में इस टाइम जो हम प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं उसमें ये है कि सबसे पहले जो पेशेंट है जब वो आता है वो गेट के ऊपर, तो उसका थर्मल गन के साथ टेम्परेचर चेक किया जाता है कि आया उसको टेम्परेचर है कि नहीं है। अगर जो वो टेम्परेचर हो तो उसको स्टेट फॉरवर्ड पिम्स की इमरजेंसी में रेफर कर दिया जाता है। अगर उसको टेम्परेचर ना हो तो वहां से उसको ऑडिटोरियम में शिफ्ट किया जाता है। ऑडिटोरियम में आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद 1 by 1 वो मुतलका डिपार्टमेंट में जाते हैं। अगर हम अपने पेशेंट की बात करें, स्पीच थेरेपी के पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो जनरल हम पीपीई की बात करें, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है उसमें जो है सबसे पहले आपको फेस मास्क, आपके पास फेस मास्क होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास फेस शील्ड होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास ग्लव्स होने चाहिए, कैप हो तो वो भी ज़रूरी है। इसके अलावा गाउन्स हैं तो आप पहन सकते हैं। एप्रन थोड़ा-सा वो बॉडी को पूरा प्रोटेक्ट नहीं करता, जो गाउन है वो पूरा बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा आप जो है उस शू को भी कवर कर रहे हैं, शू कवर भी आपको पहनने चाहिए। जहाँ आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपने पेशेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। पेशेंट ने अगर मास्क पहना हुआ है तो दैट्स गुड, अगर मास्क नहीं पहना हुआ तो आप उसको मास्क प्रोवाइड करें। सेकेंडली, अगर जो ग्लव्स पहने हैं तो ठीक है, नहीं तो आप प्रोवाइड करें। अगर ग्लव्स नहीं है तो आप हैंड सैनिटाइजर भी यूज करवा सकते हैं। जिसके अलावा आप जो है पेशेंट के साथ जो है एक प्रॉपर डिस्टेंस रखें। 3 to 6 फीट का डिस्टेंस काफ़ी होता है, लेकिन अगर कोई वरी है तो वो इससे ज़्यादा भी डिस्टेंस रखा जा सकता है। इसके अलावा आप पेशेंट को गाइडलाइन दे सकते हैं, असेसमेंट प्रॉपर कर सकते हैं और उसको होम प्लान दे सकते हैं। इस टाइम अगर हम देखें तो पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी जो है उनके पास टाइम है। अगर आप पेरेंट्स को अच्छे तरीके से गाइडलाइन दें तो वो घर में इसके ऊपर काम कर सकते हैं। मैं इस टाइम पेशेंट को बिल्कुल उसी तरीके से गाइडलाइन दे रहा हूँ जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ कि अगर आपने चाइल्ड सेंटर्ड थेरेपी बतानी है तो उसके एक्सटेंशन, एक्सपेंशन, इमिटेशन, सेल्फ टॉक, तो सारी मैं उनको बताता हूँ कि अब आपने बच्चे के साथ काम करना है, और एटलीस्ट 1 मंथ का प्लान देता हूँ कि 1 मंथ को अच्छे तरीके से काम करें और उसके बाद दोबारा आए। इंशाल्लाह 3 to 4 मंथ में अल्लाह से हमें उम्मीद है कि ये कोरोना वायरस जो है वो खत्म हो जाएगा। इस टाइम भी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो चुकी है। जहाँ तक मैं बात करूँ कि इक्विपमेंट्स, जो पीपी इक्विपमेंट्स हैं जो स्पीच थेरेपिस्ट के लिए जरूरी है, वो बिल्कुल। क्लिनिक्स में
पहने, उसके लिए फेस मास्क बहुत जरूरी है। तो जो फेस मास्क की जब बात आती है तो उसके अंदर मैं रिकमेंड करूंगा N95 को। N95 मास्क जो है उसके अंदर कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। वो 0.3 माइक्रोन जो है पार्टिकल्स को भी ब्लॉक कर देता है। लेकिन उसका प्रॉपर जो है वो यूज भी आना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि आप N95 मास्क पहने, आप उसको चेक करें कि आया आपने प्रॉपर जो है N95 मास्क पहना है। उसके लिए तरीका यह है कि आप मास्क पहने और उसके बाद एयर को ब्लो करें। अगर तो वो एयर नीचे से रिलीज हो रही है या ऊपर से रिलीज हो रही है तो दैट मीन्स कि आपने प्रॉपर N95 मास्क नहीं पहना हुआ। उसकी जो मेटालिक फाइन। स्ट्रिप है उसको ऊपर से टाइट करें ताकि जो है उससे वो सील बनाती है, वो बेसिकली सील बनाती है। और फिर दोबारा चेक करें कि आया आपने मास्क जो है वो प्रॉपर पहना है, एयर जो है कहीं से रिलीज नहीं हो रही, तो देन इट्स ओके। फिर जो आजकल लोग सर्जिकल मास्क यूज करते हैं और जिससे उसको मेडिकल मास्क भी कहते हैं वो यूज कर रहे हैं, तो उसको मैं क्लिनिक में इसलिए रिकमेंड नहीं करता कि उनकी जो फिटिंग है वो बहुत लूज है। आप देखें कि ये नीचे से भी रिलीज होती है, ऊपर से भी रिलीज होती है, और उनका जो लाइफ स्पैन है वो 3 to 8 आवर्स है। जो मेडिकल जो है फेस मास्क, उसका जो लाइफ स्पैन वो 3 to 8 आवर्स है। जबकि 95 मास्क जो है उसका जो लाइफ स्पैन है वो 48 आवर्स है। यानी कि आप 48 आवर्स पहन सकते हैं। अगर ओके दिन फाइन। में आप 6 आवर भी स्पेंड कर रहे हैं तो आप उसको रीयूज कर सकते हैं। लेकिन फेस मास्क जो मेडिकल वाला उसको रीयूज नहीं कर सकते। तो 95 मास्क को यूज करने के बाद लेकिन मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि जब उसको आप उतारें तो प्रॉपर रखें, यानी कि उसको जो बैग में जो है सरफेस है उसको जमीन पर रखें, इनर सरफेस को बचाएं, क्योंकि वो आप 8 to 9 डेज यूज कर सकते हैं। तो उसका प्रॉपर ख्याल रखें। फिर जो ग्लव्स हैं, ग्लव्स में मैं रिकमेंड करूंगा लेटेक्स ग्लव्स। लेटेक्स ग्लव्स वो ये वाले हैं जो नजर आए, लेटेक्स ग्लव्स हैं। तो दूसरे सर सर्जिकल पॉलीथीन वाले ग्लव्स जो जिसको ग्लव्स हैं, नॉर्मली कहा जाता है, जी जिनको सर नॉर्मली सर्जिकल ग्लव्स ये कंपैरेटिवली उससे मुख्तलिफ होते हैं कि वही होते हैं? जी जी हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये लेटेक्स जो है ये जो है ये एक्चुअली जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं। जो दूसरे पॉलीथीन हैं ग्लव्स हैं वो यूज होते हैं फूड फैक्ट्री में, वो बेकरी में यूज होते हैं। उसके अंदर होल्स होते हैं काफी, जिसका आपको पता नहीं चलेगा और आपके हैंड जो है वो कंटेमिनेशन में चले जाएंगे, कंटेमिनेटेड हो जाएंगे। तो ये वाले जो ग्लव्स हैं इसको प्रॉपर पहने और इसको आई वुड सजेस्ट कि ऊपर आस्तीन के साथ जोड़ के रखें ताकि प्रॉपर सील बने कि कोई चीज इसके अंदर भी ना जा सके आप। ठीक है, तो इसके लिए यूज करने के बाद आई वुड सजेस्ट कि इसको प्रॉपर उतारें भी। प्रॉपर ये कि एक आप जो ग्लव्स है अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन करवा सकें, मैं देखता हूँ कि आपने ग्लव्स लिया, पहले शुरू में आपके हाथ साफ है, आप पहन सकते हैं, आप किसी भी पहन सकते हैं। आपने इस टाइम पहना, एक ग्लव ओके पहना, उसको आगे से सील बना दिया, आस्तीन के ऊपर चढ़ा दिया, आस्तीन के ऊपर चढ़ा दिया, सील बन गया। ओके फाइन। दूसरा ग्लव्स आपने पहना, क्योंकि शुरू में आपके हैंड्स जो है वो बिल्कुल कंटेमिनेटेड नहीं है, तो आप इजीली पहन सकते हैं। उसको भी आप पहने। अब आपने जो ये पहन लिया, अब आपने उतारना कैसे है? कैसे आ रहा है माइक? अच्छा, ये पहले आपने इस वाले को उतारा, यहाँ से ओके पकड़ा, ऐसे खींचा, इसको अपने हैंड में रखा, गिरफ्त किया। ठीक है, इसके बाद नीचे से ग्लव पकड़ा, इसको निकाला, दूसरा ग्लव इसके अंदर आ गया, इसको निकाला और इसको जो है ना आप डिस्पोज ऑफ कर दो। तो ये प्रॉपर फाइन। तरीका है, इसको यूज करें तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। तो घबराए ना और पेशेंस हो। ओके सर। सर ये हमें हर पेशेंट के बाद अपने ग्लव्स चेंज करने हैं, ऐसा ही है? ऐसे ही ऐसे और ही ये पेशेंट को रीयूज नहीं है, ना इसको वॉश कर सकते ना इसको रीयूज कर सकते। बिल्कुल रीयूज नहीं है, लेकिन हम एक वक्त में एक ही पेशेंट को अटेंड करके इसको डिस्पोज कर देना चाहिए एक, और पेशेंट के लिए क्या रेकमेंड करेंगे कि जब वो सेशन ले तो वो भी अपने मास्क और ग्लव्स जो है वो उसको डिस्पोज कर दिया करे, कि बेटर है उसके लिए? जो पेशेंट है वो ग्लव्स को डिस्पोज ऑफ कर सकता है यूज करने के बाद।
मैंने कहा N95 मास्क पे वो ज्यादा चल सकता है, वो बहुत ज्यादा 48 आवर्स भी चल सकता है। तो आप उसको 6, 7, 8 सेशन, यानी कि आपकी जो ड्यूटी है 6 आवर्स की ड्यूटी है, तो 6 डेज भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ख्याल आपको ये रखना पड़ेगा कि आपको जो मास्क है उसका जो आउटर सरफेस है वो बाहर रखेंगे और इनर सरफेस को आप बचा के रखेंगे। फाइन, बिल्कुल फाइन सर, ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, और स्पेशली इनमें से बहुत से पॉइंट्स जो हैं वो हमें नहीं भी पता होते, हम समटाइम इग्नोर कर जाते हैं, और स्पेशली उतारना और उसको डिस्पोज करने में कभी-कभी लापरवाही कर जाते हैं सर। वंडरफुल सर। सर मुझे ये बताएँ कि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम उसको फिज़िकली एक्सरसाइज़ेज़ करवा रहे होते हैं, स्पेशली स्ट्रोक पेशेंट की जब हम बात करते हैं, तो क्या उनको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए हमें पिक्चर्स वगैरह दिखा के, वीडियोस दिखा के, या उनको करके दिखा देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, अगर तो देखें आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं ना, जो स्ट्रोक के पेशेंट है, मैं आपको एक बात बताऊं, नंबर वन, वो किसी हॉस्पिटल से ही आ रहे होंगे। उस स्ट्रोक का बिल्कुल। पेशेंट डायरेक्ट तो आप ट्रीट करते भी नहीं है। और हाँ, आजकल जो प्रोटोकॉल है हॉस्पिटल्स का, वो पेशेंट को उस टाइम तक नहीं लेते जब तक उसका कोविड 19 का टेस्ट ना हो। ठीक है ना, तो उन्होंने टेस्ट करवाया होता है, तमाम प्रोटोकॉल्स को लिया होता है। नंबर वन, मैंने आपको कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं, आप यूज कर सकते हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। अगर नहीं है तो इसके लिए भी हल है कि आप जो है टेलीथेरेपी के बारे में जो हम बात करेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके बिल्कुल से सर आपने गाइड करेंगे, करना बिल्कुल। ओके फाइन। सर बिल्कुल आपने टेलीथेरेपी का ज़िक्र किया, तो टेलीथेरेपी के बारे में सर आप क्या कहते हैं? आप, जबकि पूरी दुनिया का निज़ाम चेंज है, हम भी इसकी तरफ मूव कर गए हैं, और लोग भी इसको प्रेफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो नहीं आ सकते, या सेशन लेने में कभी-कभी कंफर्टेबल नहीं होते। तो क्या समझते हैं सर, टेलीथेरेपी कितनी सक्सेसफुल है, कामयाब है? है। टेलीथेरेपी को मैं इस करंट कंडीशन में जो अभी चल रही है, इसमें कहूंगा कि दैट इज द बेस्ट वे टू प्रोवाइड द थेरेपी इस करंट कंडीशन में। वैसे मैं ओके, इसको रिकमेंड ज्यादा नहीं करता, लेकिन हमें कोई ना कोई सोल्यूशन देना है, कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजीज की तरफ जाना है, तो उसमें मैं रिकमेंड करूंगा टेलीथेरेपी को। टेलीथेरेपी में हम बिल्कुल सेम थेरेपी हम दे सकते हैं जैसे हम क्लिनिक में थेरेपी दे रहे होते हैं, और उसके सेम रिजल्ट्स आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो बेशतर पेशेंट है, जो अक्सरियत है, उनके साथ हम फिजिकल टच नहीं कर रहे होते, और उनको जो है हम क्लिनिशियन डायरेक्टेड थेरेपी दे रहे होते हैं। तो उसमें लिमिटेड केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर जो है हम टेलीथेरेपी दे सकते हैं। टेलीथेरेपी जो है उसको दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें जो है आपके पास जो है वो एक इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास जो है स्काइप इंस्टॉल हो, तो भी बेहतर है, आप सेशन दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई आईफोन है, तो उसके ऊपर भी आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, वॉइस कॉल के जरिए भी जो है आप जो है वो सेशन दे सकते हैं। तो टेलीथेरेपी जो है, आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू प्रोवाइड द ट्रीटमेंट, और दैट इज चीपेस्ट वे। उसकी वजह यह है कि इसके लिए आपको किसी भी क्लिनिक की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू एनी ऑफिस, and you don't need to pay the rent of the clinic. You don't need to decorate the clinic. तो आपको जो है घर बैठे, आप ड्राइंग रूम में बैठ के भी, आपके पास लैपटॉप हो, आपके पास इंटरनेट हो, आपके पास स्काइप इंस्टॉल हो, तो आप जो ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और दैट इज द बेस्ट वे। हमने सोसाइटी को एक सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो हम कर सकते बिल्कुल सर, फाइन, बिल्कुल सर ऐसा ही है। सर टेलीथेरेपी के बारे में मैं ये कहूँगी कि स्पेशली सर थेरेपिस्ट का काम काफ़ी डबल हो गया है, क्योंकि उसमें पेरेंट्स को भी प्रॉपर गाइड करना है और क्लाइंट को भी अटेंड करना है, ऐसा ही है ना सर? हैं। जी कि जी। पहले तो हम वन टू वन डायरेक्ट क्लाइंट को अटेंड करते थे, अब तो हमने 2 बंदों को ट्रेन करना है, एक को ट्रेन करना है, एक के साथ हम्म, वर्क करना है। तो ऑब्वियसली थेरेपिस्ट के लिए काफ़ी टफ हो गया है। सर लेकिन 50% जो हमारे क्लाइंट हैं, वो टेलीथेरेपी से अवॉइड कर जाते हैं, तो क्या आप उनको सजेस्ट करेंगे? पेरेंट्स को स्पेशली, जो बच्चे हाइपर एक्टिव हैं, वो कहते हैं वो स्क्रीन पे बैठते नहीं हैं, या वो मोबाइल छीन लेते हैं हमसे, या वो देखते नहीं हैं, वो तो अपनी हाइपर एक्टिविटी में लगे हुए होते हैं। तो इन पेरेंट्स को क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे, गाइड क्या करना चाहेंगे? कोई इनको सजेशन दे ताकि ये कन्विंस हो कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अच्छा, मैंने आपको पहले एक बात की कि हम टेलीथेरेपी में हम लिमिटेड केसेस ले सकते हैं।
हम कौन से केसेस ले सकते हैं? हम वो केसेस ले सकते हैं जहाँ पे बच्चा आपके साथ कोऑपरेट करेगा। अगर बच्चा आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, क्योंकि हाइपर एक्टिव बच्चा तो 1 मिनट में एक जगह पे होगा, दूसरे मिनट में दूसरी जगह होगा, उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। लेकिन मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि टेली थेरेपी के जरिए हम कौन से पेशेंट ले सकते हैं पहले, फिर बताऊंगा कौन से नहीं ले सकते, उनका क्या हाल है। जो हम पेशेंट हम टेली थेरेपी के जरिए ले सकते हैं, वो स्टैमरिंग के पेशेंट हैं। उनको हम टेली थेरेपी के जरिए हम उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसके अंदर हमने क्या करना है, हमने उनको फ्लुएंसी शेपिंग थेरेपी अगर बतानी है, तो फ्लुएंसी शेपिंग थेरेपी के जो टिप्स हैं, इजी ऑनसेट है, प्रोलॉन्गेशन है, कंटिन्यूएशन है, या लाइट आर्टिकुलेटरी कॉन्टैक्ट है, तो वो आप इजीली ऑनलाइन आप उनको दे सकते हैं। इसके अलावा स्टटरिंग मॉडिफिकेशन थेरेपी है, वो भी आप उनको दे सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे हैं जिनको नॉर्मल इन्फ्लुएंसी है, उसमें हमारा जो काम है वो ज्यादा पेशेंट को गाइड करना है, पेशेंट के अटेंडेंट को गाइड करना है। तो उसमें जो आपने टिप्स देनी है, जो बच्चे के साथ बैठ के बात करो, आई कॉन्टैक्ट लेके बात करो, स्माइल होना चाहिए, रोकना टोकना नहीं है, अपनी स्पीच को प्रोलॉन्ग करें, बच्चों को ना कहेंगे वो अपनी स्पीच को प्रोलॉन्ग करें, कॉन्शियस ना करें। तो ये जो गाइडलाइन है हम ऑनलाइन जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं। फिर इस तरीके से जो वॉइस डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, उनको भी हम ऑनलाइन जो है वो वॉइस थेरेपी दे सकते हैं, क्योंकि वो भी कोऑपरेट करते हैं। उनके अंदर आपने जो है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करवानी है, आइसोटोनिक करवानी है, या आपने रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज करवानी है, तो आप करवा सकते हैं। आर्टिकुलेशन थेरेपी की बात करूं तो उसके अंदर भी कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको आप जो है ऑनलाइन सेशन दे सकते हैं। अगर आप कोई टेक्निक उनको समझाते हैं, वो समझ जाते हैं, क्योंकि उसमें हमने मैनर प्लेसमेंट, वॉइस फ्री वॉइस की बात करनी है। अगर आप कहा साउंड बच्चे को सिखा रहे हैं और टंग पे प्रेशर रखते हैं टंग पे, और बच्चा जो है वो उसको फॉलो कर लेता है, प्रोड्यूस करता है, तो दैट्स गुड। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर आप आर साउंड सिखा रहे हैं, रा साउंड सिखा रहे हैं, तो दैट इज डिफिकल्ट साउंड, थोड़ा सा उसके अंदर जो है डिफिकल्टी जरूर आ सकती है। हाँ जहां तक अभी आपने एक बात पहले की थी स्ट्रोक के पेशेंट की, तो स्ट्रोक के पेशेंट को नंबर वन मैंने कहा कि कोविड का क्योंकि टेस्ट हुआ होता है। अगर आप हेजिटेट नहीं कर रहे, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। अगर आप हेजिटेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इस तरह मीडिया ने बताया है कि भाई हवा है, तो लोग हेजिटेट कर रहे हैं, तो उसमें आप इस तरह कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि आप अटेंडेंट को ट्रेन करें, आप डिमॉन्स्ट्रेशन अपने ऊपर नहीं, आपने ओरल एक्सरसाइज की डिमॉन्स्ट्रेशन देनी अपने ऊपर दे सकते हैं। कि आपने रूलिंग की एक्सरसाइज के बारे में क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज अपने ऊपर डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएं, टंग की एक्सरसाइज के बारे में वो डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएं। अगर आप जो है इस तरह नहीं कर सकते, एक डॉल ले लें, डॉल लेके ओके उनको बताएं उसके ऊपर एक्सरसाइज करके कि ये इस तरह आपने पेशेंट को एक्सरसाइज करवानी है, और इस तरीके से आपने करवानी है। या अगर मैन्यूवर कोई करवा रहे हैं तो वो आप खुद उनको बताएं, या पेशेंट को कहें आप करें, और आप उनको चेक करें और उनको जो है बताएं कि क्या सही किया या नहीं किया। तो दैट इज द वे दैट वी कैन प्रोवाइड द सर्विस टू द कम्युनिटी। बिल्कुल सर, इट्स मीन हमने काम को रोकना नहीं है, एहतियात के साथ कंटिन्यू रखना है, ताकि एटलीस्ट बहुत ज़्यादा लॉस ना हो, बहुत ज़्यादा गैप ना आए। सर आप बता रहे थे कि जो बच्चे अटेंड नहीं कर सकते टेलीथेरेपी को, उनके लिए मैं कुछ बताऊंगा, तो वो आप क्या सजेस्ट करेंगे? जैसे हाइपर एक्टिव हाँ, बच्चे हैं जो उनके लिए करेक्ट। उनके लिए ये है कि क्योंकि ये जो कंडीशन है इसमें थेरेपिस्ट भी हेजिटेट कर रहा है, तो उसमें ये करें कि अगर आप पेशेंट आपके क्लिनिक में बुला लें, तो प्रॉपर डिस्टेंस रख लें। ठीक है, 3 to 6 फीट का डिस्टेंस रख लें, उसको असेस कर लें। ठीक है, उसके बाद गाइडलाइन दें पेरेंट्स को कि हाइपर एक्टिविटी के लिए क्या गाइडलाइन देनी है, आई कॉन्टैक्ट के लिए क्या गाइडलाइन देनी है। जैसे मैंने बताया कि क्लिनिशियन डायरेक्टेड अप्रोच को छोड़ के चाइल्ड सेंटर थेरेपी, जिनमें आप तमाम टिप्स जो है, बेशक वो एक्सटेंशन है, एक्सपेंशन है, म्यूटेशन है, वो मैं पेरेंट्स को गाइड करती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स के पास इस टाइम टाइम है, फ्री टाइम। मदर की बात नहीं करता, मदर के पास हो सकता है कि इस टाइम टाइम ना हो, उनका काम ज्यादा बढ़ गया हो, लेकिन फादर्स के पास है। तो अगर वो बच्चे के साथ दिन में 1 घंटा भी अगर वो काम करें, तो उससे हम अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं, क्योंकि कुछ ना होने से होना जो है वो अच्छा है। बिल्कुल बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है, बिल्कुल। बिल्कुल सर, ऐसा ही आपने बहुत फाइन तरीके से बयान किया कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अब हमने काम रोकना नहीं है, स्टॉप तो नहीं करना।
सर आप क्या सजेस्ट करते हैं थेरेपिस्ट को स्पेशली कि अगर ये कोविड-19 की सिचुएशन गुजर जाती है, ये पेंडेमिक गुजर जाता है, लॉकडाउन खत्म हो जाता है, लोगों के अंदर से फियर भी खत्म हो जाता है, तो क्या हमें टेलीथेरेपी को फिर भी कंटिन्यू अपने सिस्टम्स में रखना चाहिए या नहीं इट्स ओके फाइन फिर कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं, क्योंकि डायरेक्ट सर थेरेपी तो देखें जी, सिचुएशन सर उसके रिजल्ट दोबारा ज्यादा अच्छे। हाँ, नो डाउट सर जी लेकिन क्या नो डाउट सर डायरेक्ट जो थेरेपी है उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। क्या हमें ओमिट कर देना चाहिए सिचुएशन बेटर हो या कंटिन्यू किसी हद तक पेरेंट्स के साथ बाउंडिंग रखनी चाहिए? क्योंकि सर अभी राइट नाउ कंडीशन में बहुत ज़्यादा पेरेंट्स डिफ़िकल्टी में आ रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही। सम टाइम हम आधे घंटे का सेशन डिसाइड करते हैं जो घंटे पे चला जाता है, सिर्फ़ इस वजह से कि पेरेंट्स को पता ही नहीं है हमने कैसे कोप करना है बच्चे को, कैसे अटेंड करना है। तो क्या कंटिन्यू रखना चाहिए या इट्स ओके डायरेक्ट पे ही रहना चाहिए? नहीं, डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं अगर आप हेजिटेट ना करें। बाज जो देखें, कोई भी पेरेंट्स कोई कोविड-19 का बच्चा लेके आपके पास नहीं आएगा, ठीक है ना। बेशक। ये आप अपने जहन से निकाल लें। लेकिन आपने क्योंकि एक मीडिया ने हवा क्रिएट किया हुआ है, तो उसकी वजह से अब सारे लोग परेशान हैं, कि वो डरते हैं। बल्कि आजकल तो हर बंदा दूसरे बंदे को इस नजर से देखता है कि शायद यही कोविड-19 का पेशेंट है। एक हद तक तो ठीक है कि उससे जो है फिर इंसान जो है वो अवॉइड करता है, प्रिकॉशंस लेता है। अगर ये चीज निकल जाए और अगर आप ले सकें पेशेंट, तो मैं कहता हूँ इससे बढ़ के कोई और बात हो ही नहीं सकती। एग्जैक्ट सर। बाकी सर क्योंकि पेरेंट्स डबल तरीके से परेशान हो रहे हैं, एक तो वो बच्चे की प्रोग्रेस से पीछे जा रही है, रिवर्स हो रहा है, वो इसलिए भी परेशान है, और दूसरा मीडिया की तरफ से एक बड़ी ज़्यादा हाईलाइटेड जब चीज़ हो जाती है वो इसलिए भी परेशान है, सर्विसेज भी नहीं ले पाता। तो वाकई उनको कोई सोल्यूशन निकालना है और हमें भी काम को करना है। सर स्पीच थेरेपिस्ट को क्या रिकमेंड करेंगे इस वक्त में, इस कंडीशन में? देखिए, मैं उनको कहूँगा कि आप लोग जो है हेसिटेट ना करें, और कम्युनिटी को सर्विस प्रोवाइड करें। अगर आप डायरेक्ट सेशन लेने से हेजिटेट कर रहे हैं तो ऑनलाइन सर्विस भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात ये है कि पेशेंट का थेरेपिस्ट का एक ट्रस्ट डेवलप हुआ हुआ है। अब वो उसी से ही करवाना चाहता है, जो हम कम्युनिटी में देखते हैं ना, कि वो उसी के पास जाना चाहता है, उसी से ट्रीटमेंट करवाना चाहता है। तो आप जो है अगर वो परेशान है तो किसी भी वे में टेलीथेरेपी में या डायरेक्ट सेशन जो आप दे सकते हैं, एटलीस्ट उनको कोई कुछ ना कुछ आप सर्विस प्रोवाइड करें, ताकि वो भी थोड़ी सेटिस्फाइंग। बिल्कुल सर, वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच। आपने कई थेरेपिस्ट को रिलैक्स कर दिया है कि इतने हेजिटेट मत करें आप। सर आपका बड़ा कीमती टाइम हमने लिया, बहुत शुक्रिया सर। वी बहुत अंडरस्टैंड शुक्रिया। कि बहुत ही मुख्तसर टाइम होता है अपनी मसरूफियत में से निकालना, और बहुत ही वंडरफुल आपने अपनी जो बड़े सिंपल अल्फाज में थेरेपिस्ट को भी समझा दिया है और पेरेंट्स को भी समझा दिया है कि इस सिचुएशन में हमने कैसे सफ़र करना है, किस तरीके से कोप करना है इस कंडीशन को। सर थैंक यू सो मच कहूँगी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मज़ा मोस्ट आया आपसे वेलकम। गपशप करके। और ऑब्वियसली पेरेंट्स थैंक को यू वेरी स्पेशली बड़ा अच्छा क्लियर हो गया होगा कि हमें यहाँ पे काम करना है, यहाँ पीछे नहीं हटना। और स्पेशली सर हम जैसे थेरेपिस्ट को ये डरना नहीं है, जहाँ बाकी डॉक्टर्स लगे हुए हैं लाइन में, फ्रंट लाइन में लगे हुए हैं, तो हम भी इस वक्त किसी कंडीशन में हैं, हमें भी साथ देना है। मच। क्योंकि सर आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं जो इंजी ट्यूब के साथ हैं, ओरल फीडिंग पे नहीं है, कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं सर। और स्पेशली हाइपर एक्टिव बच्चों को देखें तो उनके पेरेंट्स सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, बहुत से पेरेंट्स हैं जो थेरेपिस्ट को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन एक बैरियर्स की वजह से एक दूसरे को वो लिंक नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें इस टाइम पे अंडरस्टैंड करना है एक दूसरे की सिचुएशन को और एहतियाती तदबीर को लेके चलना है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया कहूँगी। वेलकम। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू। मच, अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू। जी एवरीवन, आपने देखा कि कितने खूबसूरत तरीके से सर नासिर ने हमें समझाया है कि इस सिचुएशन में हर थेरेपिस्ट को पार्ट बनना है सोसाइटी का, और इस तरीके से एहतियात के साथ हमें अपने काम को कंटिन्यू रखना है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इस वक्त निज़ाम ज़िंदगी को हमने नहीं रोकना, निज़ाम ज़िंदगी तो चलेगा, लेकिन अपनी एहतियात, क्लाइंट की एहतियात, दोनों की एहतियात बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कौन से मास्क को यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, ग्लव्स को किस तरीके से पहनना है, किस तरीके से डिस्पोज करना है। ये तमाम चीज़ें हमने बहुत एहतियात से करनी है, ना सिर्फ खुद करनी है बल्कि हमने अपने पेशेंट को भी इसके लिए फोर्स करना है कि वो इन तमाम एहतियात को पूरे से कर सके और करें।
स्पेशली ये कहूँगी कि हम मोस्टली ये समझते हैं कि सिर्फ ग्लव्स और मास्क ही ज़रूरी है। जैसा कि सर नासिर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि हमें कैप्स का भी यूज़ करना है, हमें शू कवर्स का भी यूज़ करना है, और उन तमाम प्रिकॉशनरी मेजर को साथ लेके अपनी थेरेपी को कंटिन्यू हम रख सकते हैं। जो पेशेंट्स ये समझते हैं कि वो टेली थेरेपी से ज़्यादा मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहे, तो वो हमें अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उनको होम प्लान देंगे लेकिन प्रॉपर गाइडलाइन के साथ। अगर वो टेली थेरेपी को फ्रूटफुल नहीं समझ रहे तो हम उनको वेलकम करते हैं। तमाम थेरेपिस्ट से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ-जहाँ हमारी ऑडियंस को, हमारे क्लाइंट्स को मसला है, हम उनको अटेंड करें और इस सिचुएशन में हम उनका साथ दें और सोसाइटी में अपने कंट्रीब्यूशन को कंटिन्यू रखें। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ हम आपको ज्वाइन करेंगे और नई गाइडलाइन के साथ हम आपको ज़रूर एक नई अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।